वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग बिहार शिक्षक बहाली 2023 का तैयारी कर रहे हैं तथा ये जो हम लोग का सीरीज आता है वो ईवीएस का, जितना है बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर अपने परीक्षा में पूछ चुका है उसका सीरीज चलता है, जो कि आपका डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो टीआरई एग्जाम 2023 होने वाले टीचर रिक्रूटमेंट उसमें आपका डायरेक्ट ये मदद करेगा। तो ये ऑलरेडी ये मेरा दूसरा क्लास है। पहला क्लास, सॉरी ये तीसरा क्लास, यहाँ पे गलत से लिख दिया मैं, ये तीसरा क्लास होने वाला है। ऑलरेडी जो 2 क्लास है चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इतना बातें समझ गए होंगे। अगर के लास्ट 2 क्लास आप लोगों ने नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। तथा जो चैनल पे है बिहार एससीईआरटी बुक का सारा का समरी अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। अब बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय खराब ना हो। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें पहला सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, सुंदरबन, पश्चिमी घाट, मानस या चेरापूंजी। तो इसका जो राइट आंसर मेरा दोस्त हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट को। ठीक। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? कौन सा क्षेत्र है? गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट या मध्य भारत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा पश्चिमी घाट हो जाएगा। आप एक बात याद रखिएगा, मैं एक ऐसे ही समरी टाइप बता रहा हूँ। जहाँ भी बायोडाइवर्सिटी शब्द आए तथा अगर के ऑप्शन में पश्चिमी घाट दिया रहे, तो अगर के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मारना है, तो आप पश्चिमी घाट करके निकल सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र पाया जाता है उसमें। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपके परीक्षा में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट सवाल है मेरा, जैव विविधता के नाश का क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन ए, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण या वनों का नाश या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है? आप ऑप्शन को देख सकते हैं कि कैसा है ऑप्शन। उसके बाद तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती से बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो सकता है। ठीक है, अगर कभी तक वीडियो को दोस्त लाइक नहीं किए तो जल्दी से जल्दी पहले इस वीडियो को लाइक करें, तथा अगर कि आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत से तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें जियोग्राफी का जितना है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपका टीआरई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी चल रहा है। तथा हिस्ट्री का सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो सारा करा दिया गया है, चैनल पर अपलोड कर दिया गया। अगर कि आप ये दोनों चीज़ देखना चाहते हो तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें से देख सकते हैं। तथा जो बिहार एससीईआरटी का बुक होता है, मैं लाइन बाय लाइन उसका आपको समरी करा दिया, उससे बाहर कुछ भी नहीं जा सकता है क्वेश्चन, यकीन कीजिए एक बार। अब तथा अगर आपको उसको देखना हो तो चैनल पर उसका ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर समरी का क्लास देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा दोस्त, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, किससे किया जाता है? इन सीटू संरक्षण, एक्स सीटू संरक्षण, जीन पूल द्वारा या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा इन सीटू संरक्षण। यहाँ पे 2 शब्द आता है, इन सीटू और एक्स सीटू। ये दोनों आखिर क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। राष्ट्रीय उद्यानों में तथा वन जीव अभ्यारण्य में इन सीटू संरक्षण द्वारा आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ का उन लोग का संरक्षण करने का जो तरीका होता है राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में, उसको इन सीटू संरक्षण बोलते हैं। तथा जब किसी वनस्पति या जीव संरक्षण को उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। ठीक, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। जबकि उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। हम बताते हैं, जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण क्षेत्र और वन जीव अभ्यारण्य में जो वहाँ के आनुवांशिकी जीव जंतु होते हैं उनके रख रखाव के लिए इन सीटू शब्द का यूज किया जाता है। ठीक, तथा अगर के उन जीवों को जो उनका प्राकृतिक मूल स्थान है उससे कहीं दूर ले जाकर शिफ्ट करके उनको रख रखाव किया जाता है तो उसको एक्स सीटू कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सब चीज़ समझ गए होंगे। उसके बाद है, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? जैसे देख सकते हैं ऑप्शन है मेरा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त तो हो जाएगा नाइट्रोजन। आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, जल्दी से जल्दी बिहार का शिक्षक बनिए तथा बिहार का आने वाले भविष्य का जिम्मेवारी उठाइए अपने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सी जीव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या जंतु अभ्यारण्य? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त होगा जैव मंडल रिजर्व। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट में संगठित संगठन है, यानी किसके द्वारा रेड डाटा बुक प्रस्तुत किया जाता है, तो वो किया जाता है मेरा IUCN के द्वारा। ठीक, IUCN का जो मुख्यालय है दोस्त, आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है, अगर कि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो। IUCN इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट जो है रेड डाटा बुक अच्छा किससे संबंध रखता है, ठीक है। तो ये तो सब लोग जानते होंगे, जो विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतु है, यानी विलुप्त होने के कगार पर है, उसका जो रेड डाटा बुक में जिक्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से भारतीय पक्षियों में से कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है, कौन सा है दोस्त, तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये पक्षी है जो कि संकटापन्न स्थिति में है, यानी कि लुप्त होने के कगार पर है। आखिर एक सवाल आता है, जैसे हम यहाँ पे शब्द यूज कर रहे हैं लुप्त प्राय, तो लुप्त प्राय आखिर किसको बोलेंगे, कितने दिन से अगर वो दिखाई नहीं दिया हो तो उसको हम लुप्त प्राय बोल सकते हैं। तो यही मेरा नेक्स्ट सवाल है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से या 50 वर्ष से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष से। 50 वर्ष से कोई चीज़ अगर नज़र नहीं आया है तो वो लुप्त प्राय हो गया, यानी लुप्त होने वाला है, ठीक है। भारत में गिद्धों के तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है। जैसे कि आप पहले देखते होंगे, आज से बहुत साल 10 साल पहले तो बहुत सारे गांव घर में देखते होंगे गिद्ध मंडराते रहते थे, गिद्ध नज़र आते थे, लेकिन अभी के समय में कहीं गिद्ध नज़र नहीं आते हैं। तो उसका मेन कारण क्या है दोस्तों, वो है डिक्टोफिनोल दवा का अत्यधिक प्रयोग। क्या होता था, अभी के टाइम पर जो माल मवेशी होते हैं उनमें दर्द निवारक के रूप में ये डिक्लोफिनेक दवा है, इसका उपयोग किया जाता है। और ये इतना खतरनाक दवा है, अगर के जिस मवेशी को ये दिया गया, अगर के उसकी मृत्यु हो जाती है और अगर के इसका मांस को गिद्ध खा लेता है तो 30 दिनों के अंदर अंदर में उस गिद्ध का मृत्यु होना तय है। इसी की वजह से अभी तक उन लोगों की संख्या में बहुत कमी आ गई। बताया जाता है कि लगभग 10.5 करोड़ जो गिद्ध है भारत पाकिस्तान मतलब एशियन रीजन में, इतना लोगों को मृत्यु हुई है बस इसी दवा के वजह से, ठीक। तो नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। तो जैसे कि हम बताएं, जानवरों के दर्द निवारक देना, ठीक। नेक्स्ट सवाल है मेरा, रामसर सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है। जैसे कि पता है जो रामसर सम्मेलन में रहा है वो आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है, ठीक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें कि कैसा वीडियो लगा, इसको और आगे बढ़ाया जाए या और क्वेश्चन बढ़ाया जाए, या जो भी आपका डिसीजन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तथा वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरा, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो वो जैसे ऑप्शन देख सकते हैं, बेगूसराय, बांका, भागलपुर, भोजपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मेरा हो जाएगा बेगूसराय में। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है मेरा 2 फरवरी को। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये सारा क्वेश्चन है जो BPSC में या कहीं भी PCS में पूछा जा चुका है, तथा बहुत ज़्यादा प्रोबेबली चांस है कि हो सकता है कि आपका TRE में भी पूछा जाए, इसलिए मैं ये सब करा रहा हूँ। निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा गुजरात में, तथा जो दूसरा सबसे बड़ा है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक है। तो ये जो पारित किया गया था दोस्त वो दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है, कहाँ पे की है, तो वो किया गया है चेन्नई में किया गया है, ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या पर्णांग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा सिकोया सबसे जीवित वृक्ष लंबा है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ये तो VBA है, कितनी बार पूछा जा चुका है अनेकों एग्जाम में, कोई पता नहीं है। तो ये जो है विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक। आशा करता हूँ आप लोग
सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल है मेरा, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव किसे बोलते हैं। जब गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म हो जाना वो बोला जाता है ग्रीन हाउस, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत जाता है तो गर्मी बहुत बढ़ जाती है तथा वातावरण का जो तापमान होता है काफ़ी बढ़ जाता है, उसी को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मेरा, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा जोसेफ फोरियर ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है मेरा, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो कौन सी गैस है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र हो जाएगा मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव के में वृद्धि होती है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव की कैसे वृद्धि होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना ही ग्रीन हाउस प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। नेक्स्ट सवाल है मेरा, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से एक सेकंड थोड़ा निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे पूछ रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा सल्फर डाइऑक्साइड। ये गलत से मतलब दूसरा कुछ मत मार दीजिएगा, ये नहीं है तो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। कुछ इसके बाद हम देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण कर एवं उत्सर्जित करती है तथा पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख 3 ग्रीन हाउस गैस है। कौन कौन है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस पैदा नहीं करती है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है मेरा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये करता है सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेता है, जिससे जो हमारा वायुमंडल है यानी इन्वायरमेंट है उसका तापमान बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। कैसा लगा वीडियो आपका कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं, तथा अगर चैनल पे नए हैं अभी तक तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्त, आने वाले पल पल के अपडेट के लिए, तथा वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ।